आज की क्लास में हम लोग अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का एक और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और इसमें लगभग वो हर चीज़ें कवर हो जाएंगी जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। एक देख लिया, एक और देख लीजिए, एकदम ठीक ठाक पेपर जाएगा आपका, बढ़िया जाएगा। आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन ठीक पेपर जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चंस दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर में जो आंसर गलत दिए गए सॉल्यूशन में उसको ठीक करा के जो सही आंसर है वो भी बताऊंगा। ठीक है, और नोट्स कैसे मददगार है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है और क्या क्या पेपर में आया हुआ देखते हैं। ये 2019 का है और वही, इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं है। क्या है यहाँ पे, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे कि भवन की असफल होना स्पष्ट करें, मतलब बिल्डिंग का फेल्योर कैसे होता है वो स्पष्ट करें। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भवनों के भूकंप के कारण विभिन्न असफलताएं लिखें। ठीक है ना, बहुत सारी असफलताएं हो सकती हैं आरसीसी स्ट्रक्चर की, उनको बताना है, और बिल्डिंग में फेल्योर। अब इन्होंने क्या बताया उसमें जरा देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने बताया, आंसर में इन्होंने बताया कि गैर संरचनात्मक क्षति यानी नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेज, और फिर भारवाही दीवारों की क्षति इसमें आ गया। ठीक है ना, गैर संरचनात्मक का नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, एक स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, एक स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। तो मुख्य रूप से दो तरीके से बांटा जा सकता है इनको, एक स्ट्रक्चरल एक नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज को। ठीक है, इनको समझा सकते हैं कि भवनों में जो फेल्योर होता है वो इन दो प्रकार से होता है। फिर आरसीसी जो स्ट्रक्चर होते हैं बिल्डिंग में, उनमें किस किस टाइप का दिक्कत दे सकता है फेल्योर, ये क्वेश्चन का मेन मतलब था। तो पहली बात इन्होंने गैर संरचनात्मक क्षति समझाई, ठीक है। फिर उन्होंने सीधे डैमेज ऑफ बियरिंग वॉल को समझाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसमें इन्होंने समझाया कि भूमिगत विशेषताएं यानी ग्राउंड मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसका कोई जरूरत यहाँ पे नहीं था। ठीक है, क्या जरूरत है, ये हम क्या करेंगे, ग्राउंड भूमिगत विशेषताएं यानी ग्राउंड मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या करेंगे जान के। हमको तो बात करनी थी पहले असफलताओं पे, और असफलताओं के बाद बात करनी है कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उनकी असफलताओं पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो तरीके से मुख्य, देखिए वैसे कई और तरीके से बांटा जा सकता है फेलियर्स को, मैं सरल तरीका बता सकता हूं। अच्छा, कहीं और कुछ और देख लें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब सही है। एक ही चीज के आंसर कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जब डैमेजेस आते हैं बिल्डिंग में अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के दौरान, तो मुख्य रूप से दो टारके हो सकते हैं। पहला हो सकता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डैमेज, और दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज। ठीक है ना, इसके बाद जो डैमेजेज आए इस नॉन स्ट्रक्चरल 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 डैमेजेज वो होते हैं जो बिल्डिंग के मुख्य घटकों को प्रभावित कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग की क्षति हो जाती है। जैसे उसके कॉलम, उसके बीम, उसके फाउंडेशन, इनमें यदि डैमेजेज आ गए तो ये स्ट्रक्चरल डैमेज कहे जाते हैं। इससे बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है, जनधन की हानि होती है, और हो सकता है परमानेंट फेल्योर भी हो जाए। लेकिन यदि कोई डैमेज किस टाइप का है, नॉन स्ट्रक्चरल टाइप का है, जैसे सीढ़ी है, बाहर पानी की टंकी लगी हुई है, कैंटिलीवर छज्जा बाहर निकला हुआ है, यदि यह सब टूट रहे हैं तो इनके टूटने से बिल्डिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। मतलब ये बिल्डिंग के वो हिस्से नहीं जिन्होंने बिल्डिंग को संभाल रखा है। तो संभाल रखने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग स्ट्रक्चरल डैमेजेस के अंतर्गत रखते हैं, और जो बिल्डिंग को संभालते नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके डैमेज होने से बिल्डिंग के मुख्य जो क्षति है वो नहीं होगी, बल्कि हाँ वो उनकी शोभा बिगाड़ देते हैं, वो बिल्डिंग को खराब दिखाने लगते हैं। तो ऐसे डैमेजेस को नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेस कहते हैं। ठीक है, तो डैमेजेस को इन दो हिस्सों में बांट दिया हमने। फिर इन्होंने पूछा कि आरसीसी, देखिए यहाँ पे बोला प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भवनों के भूकंप के कारण विभिन्न असफलताएं क्या होती हैं। तो इन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की आंसर में। मैं आपको दिखा दूं, आंसर में भूमिगत विषय ये तो कर दिया आपने। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम लोग आरसीसी के कारण जो आता है तो यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार की क्षति से भवन की स्थिरता मजबूती प्रभावित होती है। कोई मतलब नहीं इसका, तिरछी दरारें, ये सब नहीं लिखना है। आप यहाँ पर आइएगा, मैं आपको और दिखा दूं इनका। अच्छा, इनका अगला अगला जो हिसाब किताब वो ये है भाई कि चलिए भूकंप का परिमाण ये, फिर त्रुटिपूर्ण प्लान डिफेक्टिव, ये सब उसका वजह बताने लगे, निम्न श्रेणी के भवन, ये सब आपको नहीं करना है, ये ठीक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप इस टाइप से डिफाइन करेगा, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में जो फेलियर होते हैं उनको आप कुछ इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हाउसेस, यानी इन बिल्डिंग्स में क्या क्षति हो सकती है। ये नोट्स का ही एक पेज है जो मैंने निकाल रखा है, आप जो लोग कोर्स लिए थे नोट्स में उनको ये पेज होगा उनके नोट्स में। ठीक है,
सादा कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें इस्पाती छड़ों का प्रबलन दिया जाता है। आरसीसी के भवनों का भूकंप में व्यवहार बहुत अच्छा होता है क्योंकि इन भवनों में अच्छी तन्यता यानी डक्टिलिटी होती है। डक्टाइल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जल्दी भूकंप में फेल नहीं होते। अभी इस पर बात करनी है। आगे यहां पर देख लीजिएगा, प्रबलित कंक्रीट भवनों के फेलियोर का कारण निम्न ग्रेड की कंक्रीट, प्रबलन छड़ों का गलत स्थिति में रखना, स्तंभों में टाई छड़ों की कमी के कारण आती है। अत्यधिक कंपन व झुकाव के कारण भी, अत्यधिक कंपन और झुकाव के कारण भी आरसीसी संरचना भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये सब कारण हुए फेलियोर के। ढीली और मृदा पर यानी सब सॉइल खराब हो तो नींव का भूकंप के समय सेटलमेंट हो जाता है, इससे भी भवन धराशायी हो जाते हैं। और इसमें कौन कौन से फेलियर हो सकते हैं अभी उसकी बात इसमें भी नहीं है। मैं आपको बता दूं आरसीसी भवनों के अंतर्गत कई टाइप के फेलियर जितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अगर हमको लिखाना रहो एक आरसीसी बिल्डिंग में फेलियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं। हालांकि अन्य किसी और पदार्थ की तुलना में आरसीसी बिल्डिंग ज्यादा मजबूत पाई गई है भूकंप में, ठीक है, क्योंकि उसकी तन्यता अच्छी होती है। अब बात करें कि क्या क्या फेलियर आ सकते हैं, तो इसमें आ सकता है आरसीसी का फाउंडेशन का फेलियर, फाउंडेशन फेलियर, फाउंडेशन फेलियर ड्यू टू लैटरल मूवमेंट, ड्यू टू लैटरल मूवमेंट, फाउंडेशन फेलियर ड्यू टू लैटरल मूवमेंट। दूसरा आ सकता है आपका कॉलम फेलियर। कॉलम लैटरल मूवमेंट का मतलब अगर इधर की तरफ टक्कर मारा तो फाउंडेशन हिल जाएगी अपनी जगह से और उसमें ऊपर के स्ट्रक्चर में जो लोड पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लोड मतलब ऊपर से आ रही चीजें नीचे एक्ट कर रही है, फाउंडेशन आगे चला गया लैटरल मूवमेंट के कारण, तो फेलियर हो जाएगा। तो उसके बाद कॉलम फेलियर हो सकता है, कॉलम फेलियर ड्यू टू बकलिंग, ड्यू टू बकलिंग। कॉलम क्या हो सकता है, बकल कर सकता है, बकलिंग। आप जो जानते हैं ना वही लिखिए बस। बीम का फेलियर हो सकता है, बीम फेलियर, आरसीसी के स्ट्रक्चर में बीम फेलियर। और शियर फेलियर इन्वॉल्व्स, शियर फेलियर्स, फेलियर्स इन वॉल। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, स्लैब या फिर रूफ फेलियर, रूफ फेलियर। क्यों, ये सारे टाइप के फेलियर आरसीसी के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। सबका रीजन क्या हो सकता है, सबका रीजन अर्थक्वेक का ही आपको बताना है। तो आप इन्हीं को डिफाइन कर दीजिए कि भूकंप आएगा तो ये होगा, इसमें तिरछी दरारें पड़ सकती हैं। शियर फेलियर कब होता है, दीवारों में, जब दीवार का मूवमेंट होता है। अच्छा, फेलियर को अगर आरसीसी दीवारों में अगर फेलियर की बात किया जाए, अब जैसे शियर यहाँ पे बीम का फेलियर, आपने वॉल का फेलियर जब बताया तो वॉल फेलियर में एक आउट प्लेन फेलियर होता है, आउट प्लेन फेलियर, और एक होता है इन प्लेन फेलियर, एक होता है इन प्लेन फेलियर। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा कि इन प्लेन क्या होता है, आउट प्लेन क्या होता है। आउट प्लेन का मतलब होता है जो दीवार है उसके परपेंडिकुलर यदि भूकंप का प्रभाव लग रहा है। ये दीवार हो गई, मान लीजिए एक बॉक्स नुमा बिल्डिंग हमने ले लिया, इस टाइप से कोई बिल्डिंग ले ली, ठीक है। तो अगर भूकंप की दिशा ये है, इस दिशा में है, तो इस दीवार को कहेंगे, इस दीवार का जो फेलियर होगा वो इन प्लेन होगा। जबकि हाई वाली दीवार जिस पर लंबवत लग रहा है उस पर आउट प्लेन फेलियर हो जाएगा। तो इसको शियर फेलियर या इनप्लेन फेलियर कहते हैं। आउट प्लेन फेलियर में दीवार में बेंडिंग होती है और इनप्लेन फेलियर में दीवार में शियरिंग फेलियर होता है। तो ये सब चीजें आप डिफाइन कर देंगे जो कॉमन है। अच्छा, एक चीज और है, पेपर देते समय तुम ये मत सोचना कि हमें नहीं आ रहा तो ना लिखें, लिखना पूरा है। ये बात मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, तुम्हें आंसर लिखना पूरा है, चाहे तुम्हें आ रहा हो चाहे जो तुम पढ़े हो वो लिखना। तुमको आंसर नहीं आ रहा है तो तुम जो पढ़े हो वो लिखना, लेकिन लिखना जरूर है। चाहे तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया लेकिन कोई तो आंसर तुमने पढ़ा होगा, कुछ तो नोट्स में से तुमने देखा होगा, वो पूरा लिख के आना, बस इतना से जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फेलियर्स के टाइप आप समझा सकते हैं, ये ज्यादा सही होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके साथ साथ किस चीज की, आइए देखते हैं। तो ये सब इनको इन्होंने समझाया, ये जो कि सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था, मैंने आपको मना कर दिया देखने से। अब बात करते हैं कि अगला क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले का एक हुआ है, ठीक है,
दूसरा क्या है? ओह, एक ही नहीं, दो तीन क्वेश्चन थे, एक सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन, एक मिनट। अच्छा, ये पहला को समझा दिया इन्होंने। दूसरा है, पहले वाले का शायद पार्ट ए पार्ट बी उन्होंने सही से दिया नहीं होगा, शायद इसलिए दिख नहीं रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुदृढ़ीकरण को समझाइए, भूकंप से बचाने के लिए किस प्रकार सुदृढ़ीकरण करोगे और स्पष्टता समझाएं। ठीक है ना। सुदृढ़ीकरण का जहां तक मुझे मतलब समझ में आ रहा है, रेट्रोफिटिंग को कह रहे हैं आप लोग। सुदृढ़ीकरण का मतलब रेट्रोफिटिंग ही नहीं होता। रेट्रो का मतलब होता है बाद में, पश्च दृढ़ीकरण उसको बोलते हैं एक्चुअली हिंदी में। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है मजबूती करना, स्ट्रेंथनिंग करना उसकी। ठीक है। अब स्ट्रेंथनिंग में क्या है, हमारे देश में अभी भी संरचनाओं के अभिकल्पन में सुदृढ़ीकरण को समझाना है। अभिकल्पन में भूकंप बलों की अनदेखी की जाती है, मतलब अभी भी लोग अर्थक्वेक को ध्यान में नहीं रखते हैं। बताता हूं क्यों, अभी समझ में आएगा। अथवा बलों का आकलन वास्तविकता से बहुत कम किया जाता है। इससे भवन की पार्श्विक भार यानी भूकंप के समय आने वाला लेटरल फोर्स, भूकंप हमेशा देखिए बाकी भार नीचे काम करते हैं, भूकंप ऐसे साइड से धक्का देता है, तो पार्श्व भार के लिए बिल्डिंग डिजाइन नहीं होती जल्दी, अपर्याप्त रहती है। इसके साथ साथ प्रबलन के विस्तार यानी डिटेलिंग ऑफ एनफोर्समेंट पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे संरचना की तन्यता घट जाती है, डक्टिलिटी घट जाती है, जिसके फलस्वरूप परिणामी बल और भी बढ़ जाता है। अतः पार्श्विक भार प्रतिरोधी तंत्र का ठीक मूल्यांकन और अधिकांश भवनों में उनके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। भवन संरचना का सुदृढ़ीकरण कई विधियों से किया जा सकता है। रेट्रोफिटिंग हेतु, देखो रेट्रोफिटिंग यूज का मतलब यहां बताया गया है। रेट्रोफिटिंग हेतु उपयुक्त विधि का चुनाव करते समय मृत व्ययिता एवं कार्य संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए रेट्रोफिटिंग हो या स्ट्रेंथनिंग हो, उन दोनों सेम ही है। बस स्ट्रेंथनिंग क्या होती है, नए बिल्डिंग के लिए आप कर सकते हैं। यदि किसी भी पुरानी बिल्डिंग को अर्थक्वेक के लिए आप लोग स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो वो रेट्रोफिटिंग कहा जाएगा। तो दोनों के काम में कोई अंतर नहीं है, बस ये होता है कि एक बिल्डिंग बनते समय किया जाता है और एक जो होता है वो बाद में, पश्च दृढ़ीकरण जिसको बोलते हैं, यानी रेट्रोफिटिंग, रीट्रोफिटिंग। बात समझ रही ना, फिर से, तो ये उसका नाम में ही छुपा हुआ है। अब देखिए, तो यहां पर हुआ आपका कि सुदृढ़ीकरण की विधियों के बारे में आप जो चाहें वो चुन सकते हैं, कई तरीके होते हैं अलग अलग। अब उसमें से एक बात किया गया है सबसे पहले यहाँ पे कि नए अवयव को जोड़ना यानी एडिंग न्यू मेंबर्स। पूर्व निर्मित संरचना में कुछ नए अवयव जोड़कर उसका सुदृढ़ीकरण करना एक सबसे सरल उपाय है। ठीक है ना। पहले से कोई बनी संरचना है, उसमें कुछ नए मेंबर आपने जोड़े और उसी से उसका वो मजबूत होता गया। नए अवयव बाहर से जोड़े जा सकते हैं, जिससे संरचना के आंतरिक भाग में किसी फेरबदल की जरूरत नहीं रहती है। घर मकान बना हुआ है, अंदर कमरे वगैरह सब सही रहने दीजिए, लेकिन बाहर से उसको ठीक कर दीजिए। और एक चीज जानते हैं कि बॉक्स एक्शन को सही करिए, मतलब कहीं पर कोई ओपन अगर है, मान लीजिए कि बिल्डिंग वगैरह का शेप ऐसे है, ठीक है, तो ये खतरे में है। ऐसे कैसे कि मतलब ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग का ब्लॉक, सपोज कोई हॉस्टल है, इसमें ऐसे कमरे बने हुए हैं, तो ये खराब शेप है, अर्थक्वेक में तुरंत ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इसको आप बंद कर दीजिए तो ये पूरा बॉक्स की तरह हो जाता है, और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है बॉक्स स्ट्रक्चर। उस पर बॉक्स सेक्शन होता है और अर्थक्वेक के प्रति सबसे ज्यादा अच्छा ये माना जाता है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये सब किया जाता है जब भूकंप का जोन का जो उच्चीकरण का मतलब होता है, अगर भूकंप जोन हायर में चला जाए। आपका पहले ठीक था, पहले भूकंप नहीं आते थे, लेकिन संभावना है कि हाँ भूकंप ज्यादा आते हैं, तो फिर इसके लिए ये उपाय है। ठीक है। तो ये आपने समझा। अब देखिए, सब सब नए अवयवों को जोड़ना है, मतलब नए अवयवों को जोड़ करके रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। उसमें से बताया गया कि आंतरिक भाग में कोई बदल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस स्थिति में नए अवयवों को यहां पर बोला गया है, इस स्थिति में नए अवयवों की पुराने अवयवों और न्यू के साथ मजबूत संबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब अगर आप कोई नया मेंबर जोड़ करके उसको सही कर रहे हैं, तो फिर वो मेंबर मान लीजिए आपने जोड़ा और उससे बिल्डिंग सुधर रही है, तो ये तो ठीक करिए कि जुड़ जाए ठीक से। मतलब जो चीज सपोर्ट के लिए बनाया वो ठीक से जुड़ा ही ना हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इस स्थिति में नए अवयवों को पुराने अवयवों एवं न्यू के साथ मजबूत संबद्धता मतलब फिक्सिडिटी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ सीमित संख्या में उच्च दृढ़ता वाले अवयव जोड़े जा सकते हैं जो अधिकांश भूकंप बल ले लेते हैं, लेकिन इनके जोड़ ऐसे होने चाहिए ताकि इन पर भूकंप बल का मतलब
जैसे दिक्कत आया बिल्डिंग पे, तो हमने उसको बर्दाश्त करने के लिए कोई चीज लगाई है, लेकिन बिल्डिंग का झटका उस चीज तक पहुंचना तो चाहिए तब तो। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए कर्तन दीवारें, आबंधन फ्रेम, पुस्ता दीवार व आघूर्ण रोधी फ्रेम प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया। अब संक्षिप्त वर्णन क्या होता है, तो एक एक को सबसे पहले बोला गया है यहाँ पे, इसके लिए कर्तन दीवारें, फिर ब्रेस्ट फ्रेम्स, पुस्ता दीवार, ये सब क्या होता है आप समझेंगे, ये कैसे रोकता है। तो सबसे पहले कर्तन दीवार, कर्तन दीवार का हिसाब किताब देखिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पूर्व निर्मित भवन का एक अतिरिक्त खंडक बे बनाकर सुदृढ़ीकरण करना, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, एक्सटेंडेड बे विद शियर वॉल, तो आप मान लीजिए ये पूरा बिल्डिंग पहले से बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है। तो उसके बाद एक और, मतलब ये पहले से बना हुआ ये ब्लॉक रहा होगा, एक ब्लॉक और बना करके इसको क्लोज किया गया होगा, या फिर अगर ये आयताकार है तो इसको वर्गाकार बनाने की कोशिश की गई होगी, तो इस तरफ से, या फिर ये खुला होगा तो इसमें ये बनाया गया होगा। तो इनको एक पूरा बिल्डिंग जो था उसमें ऐसा लगा कि अगर एक पट्टी और जोड़ें या एक दीवार और जोड़ दें जिससे इस पर बॉक्स सेक्शन पॉसिबल हो जाए, तो इसको कहते हैं कि हम लोग एक अतिरिक्त बेस जोड़ करके इसको रेट्रोफिटिंग इसकी कर दिए, पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। तो एक तरीका है ऐसा, जरूर नहीं कि यही आप अपनाएं। और पुस्ता दीवारों का क्या हिसाब किताब है मैं आपको दिखाता हूं हल्का हल्का सबके बारे में। सबसे पहले यहां पर देखिए, खंडक बे मतलब होता है खंडक, मतलब एक अतिरिक्त खंड जोड़ना। तो दूसरा बोला आबंधन फ्रेम द्वारा, यानी ब्रेसिंग करके। आबंधन फ्रेम क्या होता है, इसमें बिल्डिंग के चारों तरफ ब्रेसिंग की जाएगी। देखिए, कर्तन दीवारों की भांति भवन में अंदर अथवा बाहर की तरफ ऊर्ध्वाधर कैंचियों या आबंधक फ्रेम लगाए जा सकते हैं। कर्तन दीवारों की अपेक्षा इनसे सामर्थ्य एवं दृढ़ता में वृद्धि कम होती है, साथ ही इनका भार कम होने के कारण भूकंप भार में वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम होती है। इनके स्थापन में भवन में व्यवधान भी कम पड़ता है तथा खिड़कियों का क्षेत्रफल भी अधिक प्रभावित नहीं। पुराने आरसीसी फ्रेम व इस्पात के आबंधक फ्रेम को परस्पर जोड़ने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, ताकि दोनों के मध्य बलों का स्थानांतरण प्रभावी ढंग से हो सके। जोड़ बनाने के लिए लंबे बोल्ट स्थिरक प्लेटें प्रयोग की जाती हैं। ये क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका हिसाब क्या है। इसमें होता क्या है कि बिल्डिंग पूरी बनी हुई है, उसके चारों तरफ आरसीसी के बीम्स या फिर स्टील के बीम्स वगैरह बना करके उनको घेर करके उनको नट बोल्ट से ठीक से कस दिया जाता है। उसमें क्या होता है, और उनको छत पर भी ट्रस वगैरह बना के कनेक्ट कर दी जाती है ताकि वो आपस में बंध जाए अच्छे तरीके से। तो इसी को कहते हैं हम लोग आबंधन, यानी फ्रेम बनाकर सुदृढ़ीकरण। मान लीजिए कोई चीज ऐसे बिखरी बिखरी सी थी, उसके चारों तरफ अगर फ्रेमिंग कर दी जाए तो मजबूत हो जाएगी अर्थक्वेक के लिए, उसका डिस्टर्बेंस कम होगा। तो ये एक तरीका है सुदृढ़ीकरण का, आबंधन करके। एक होता है पुस्ता, यानी जो आपका बटरेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, इसकी दीवारें हैं, उसके दोनों तरफ से ऐसे टेक लगा दीजिए। ऐसे एक दीवार है तो बाहर बाहर ऐसे टेक लगाइए। टेक का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा कॉलम, तिरछे या सीधे कॉलम बना करके उनको टेक दे देना, किनारे किनारे से टेक दे देना, ताकि वो ज्यादा लैटरली मजबूत हो जाए। दीवार ऐसे खड़ी थी, गिर जाती, तो जब गिरती तो इससे अच्छा यहाँ टेक लगा दीजिए तो ये नहीं गिरेगी। तो इसको बोलते हैं पुस्ता दीवार, जो एक्स्ट्रा दीवार बनाई जाती है उसको पुस्ता दीवार बोलते हैं। देखिए साइड साइड में ये लगा हुआ आपको दिखाया जा रहा है। कई बार इस बात की आवश्यकता होती है कि रिट्रोफिटिंग के समय भवन के कार्य में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। इस स्थिति में यदि भवन के बाहर की ओर, बाहर मतलब बिल्डिंग से बाहर की ओर अतिरिक्त स्थान उपलब्ध है, मतलब बाहर जगह है चारों तरफ ना, तो कर्तन दीवारों अथवा आबंधक फ्रेम बाह्य दीवारों की लंब दिशा में लगाए जाते हैं। इन्हें पुस्ते कहते हैं। तो ये लंब दिशा में ऐसे ऐसे लगाए गए हैं। आप वैसे क्या था, इस दिशा में लगाए जाते, तो ये पुस्ते लगाए गए हैं। ये पुस्ता क्या करेगा, इनको रोकेगा। तो देखिए, पुस्ते द्वारा शुद्धिकरण की निम्न कमियां है। ये जगह लेता है। पहली बात, पुस्ते को बाहर की ओर लगाया जाता है, जिसके कारण पुस्ते के आधार पर आने वाले उल्टाऊ आघूर्ण संतुलन में भवन के प्रतिरोधक भार का योगदान नहीं मिलता है। ये बात थोड़ा टेक्निकल है, मैं कहूं ये एक दिशा से मजबूत हो जाती है लेकिन दूसरे दिशा से मजबूत नहीं हो पाती है, मैं ये कहना चाहता हूं। पुस्तों के लिए अलग से नींव बनानी पड़ती है, मतलब वो जो दीवारें अलग से बनती है उनका अलग से फाउंडेशन होता है जो सपोर्ट करती है, ठीक है। इनसे भवन की वास्तुकला, मतलब बाहर बाहर चारों तरफ अगर खंभा घेरा रहे तो थोड़ा देखने में खराब लगता है, सुंदरता प्रभावित होती है, जिसके कारण इन्हें ऐतिहासिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण भवनों की रिट्रोफिटिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी बिल्डिंग जो अपनी देखने में सुंदरता, जिनकी ताजमहल के चारों तरफ पुस्ता लगा दो, खराब लगेगा ना। तो पुस्ता मतलब जो एक तरीके से सपोर्टिंग वॉल होती है या सपोर्टिंग कॉलम कह सकते हैं आप उनको, इस टाइप से होती हैं। तो उनको उसके लिए अच्छा नहीं है, जहां पे दिखने में अच्छा बनाना है।
आघूर्ण रोधी फ्रेम द्वारा सुदृढ़ीकरण तीसरा है। स्ट्रेंथनिंग बाय मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, भवन का सुदृढ़ीकरण इस्पात और आरसीसी के आघूर्ण रोधी फ्रेम द्वारा भी किया जा सकता है। इन फ्रेमों का लाभ यह है, क्या लाभ है इनका, इनका लाभ क्या है कि ये इनसे भवन के भार एवं दृढ़ता में बहुत कम वृद्धि होती है, लेकिन ये तभी प्रभावी हो सकते हैं जब भवन में काफी विरूपण हो चुका होता है, मतलब डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाए। तो जहां पे बीम वगैरह मुड़, जैसे दीवार ही है लेट रही है, भवन के अर्थक्वेक के कारण मुड़ रही है, तो यहाँ पर ऐसे आरसीसी और स्टील के स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं जो मोमेंट झेल सके। तो असल में वो नॉर्मल ही होते हैं, बस उनका ऐसा रेनफोर्समेंट किया जाता है कि वो मोमेंट वगैरह आने पर भी उसको क्या करते हैं, वो झेल जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा आपको पूरा नहीं लिखना है इतना सारा, आपको कोई एक दो समझा देना है। आपने देखा 3-4 तरीके दिया, पुस्ता दीवार से, कर्तन दीवारों से, ब्रेसिंग करके, आघूर्ण रोधी फ्रेम बना करके, इतना सारा तरीका दिया रिट्रोफिटिंग का। आप कोई एक अपना लीजिए, बस 2 अपना लीजिए, आप पूरा लिखने मत जाइएगा, एग्जाम में बहुत समय लग जाएगा आपका। ठीक है, संरचना की मूल सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए दूसरे का ब क्वेश्चन है, सूक्ष्म दारों का उपचार किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से इनका क्वेश्चन और इनका आंसर। संरचना की मूल सामर्थ्य मतलब कोई संरचना होगी, अर्थक्वेक आया होगा, उसमें दरारें फट गई होंगी, तो उसका फिर से सामर्थ्य अगर आपको प्राप्त करना हो तो उन दरारों का उपचार किस प्रकार किया जाता है। कोई भी दरार का उपचार करने के लिए क्या तरीका वो तो हम बता देंगे, लेकिन इनका आंसर दिखिएगा। यह भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित करती है, भूकंप की प्रबलता जितनी अधिक होगी भूकंप उतना ही बड़ा विनाशकारी होगा, ये पूछा है। मैं और दिखा दूं इनका आंसर। अब ये भूकंप तीव्रता के आधार पर भूकंप के कई पैमाने हैं, मतलब ये कुछ और ही बता रहा है। पूछा क्वेश्चन कुछ और है, बताया कुछ और है पूरा पूरा। तो ये पेपर जहां से मैंने उठाया है उसमें ये आंसर सॉल्व पेपर में दिया गया है। आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा, ऐसा कुछ भी आप मत करिएगा। समझ रहे हैं बात को? सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो एक चीज जान लीजिए यहां पे, एक चीज जान लीजिए यहां पे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मूल सामर्थ्य प्राप्त करने वाला, तो कोई भी दरार उपचार का तरीका आप सोच लीजिएगा कि दरारों में ग्राउटिंग करके, या फिर छड़ों का छोटा छोटा छड़ों का प्रबलन दे करके, या तारों की जाली से ढक करके उनको ग्राउट कर दें ताकि तन्यता उनकी क्या हो जाए। मान लीजिए दरार फटी है, उसमें तारों की जाली को ठोक करके पहले दोनों तरफ से, दीवार जहां फटी है तार की जाली पूरा ठोक दिए, अब दीवारों के बीच में तार जुड़ गए आपस में, फिर उसके ऊपर से उनको प्लास्टर करना या ग्राउटिंग करके भर देना। ये सब तरीके बताइएगा, न कि ये बकवास जो लिखा गया है। तो इसको इग्नोर करिए, इसका कोई मतलब नहीं है, पूरी बकवास बातें लिख दिया इन्होंने। अब क्यों लिखा है पता नहीं, शायद ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, आंसर छाप दिया गया है, कोई बात नहीं। बच्चे इसलिए परेशान होंगे कि कहां से दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोला, यहां पे एक क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया है। क्या क्वेश्चन? ठीक है, वर्तमान दीवार के सुदृढ़ीकरण यानी रिट्रोफिटिंग के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं, संक्षिप्त वर्णन करें। तो वर्तमान कोई दीवार है जिसका आपको, बनी बनाई दीवार है, उसका आपको रिट्रोफिटिंग करना है। अधिकांश स्थितियों में रिट्रोफिटिंग के अंतर्गत भवन के कुछ न कुछ अवयवों को सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पड़ती ही है। इसमें भवन के जो अवयव भूकंप की दृष्टि से कमजोर पाए जाते हैं उनकी सामर्थ्य बढ़ाई जाती है। सही है, किसी अवयव के सुदृढ़ीकरण की कई तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रमुख है, पहला क्या है, एफआरपी की प्लेट जोड़ना, आरसीसी की जैकेटिंग और एफआरपी की जैकेटिंग करना। कोई भी दीवार हो अगर उसको आप मजबूत बनाना चाहते हैं भूकंप के प्रतिरोधित, तो पहला तरीका है कि एफआरपी की प्लेट जोड़ना। एफआरपी क्या है? ये है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की बड़ी बड़ी सीट होती हैं जिनमें रेशों का प्रबलन दिया गया रहता है। इनको ले जाके दीवारों में जोड़ दिया जाता है, जिससे दीवारों की डक्टिलिटी काफी और बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई दीवार है जो ईंट वगैरह की बनी है, उस पर प्लास्टिक की सीट हो जिसमें तारें ऐसे फाइबर्स गए हुए हों, तो क्या दीवार का अगर लेटरल मोमेंट हुआ भी तो प्लास्टिक की सीट भी खींचेगी, दीवार के साथ जुड़ी हुई है तो खींचेगी, दबेगी, तो क्या वो टूटने देगी दीवार को? नहीं। तो एक तरीका है एफआरपी की सीट्स की प्लेटें जोड़ना, आरसीसी की जैकेटिंग करना, मतलब दीवार पहले से थी, दोनों तरफ पतली पतली आरसीसी की जैकेट, जैकेट मतलब होता है दोनों तरफ से कवर, मतलब कोई दीवार खराब हो चुकी थी उसके दोनों तरफ से आरसीसी की पतली दीवारें चला देने को कहते हैं आरसीसी की जैकेटिंग करना। ठीक है, तीसरा तरीका है एफआरपी की जैकेटिंग।
तो एक होता है कि ये तो प्लेट जोड़ी गई थी, एफआरपी का ही प्लेट जोड़ने का मतलब होता है दीवार क्रैक है, तो जैसे मैंने बोला कि तारों की जाली ठोकिएगा, तो उसके जगह पर एफआरपी की प्लेट जोड़ सकते हैं आप जहां जरूरत हो, या फिर पूरा एफआरपी से जैकेटिंग ही कर सकते हैं। जैकेटिंग का मतलब पूरी दीवार को एफआरपी से अच्छी तरीके से जोड़ करके ढक देना, और प्लेट जोड़ने का मतलब होता है जहां जरूरत होती है उतना ही दूर एफआरपी की प्लेट जोड़ना। ठीक है, तो ये 3 तरीके दिया गया। अब बोला गया कि इन तीनों तरीकों से कर सकते हैं। तकनीकी का चुनाव मतलब आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, यानी तकनीकी का चुनाव अवयव की कमजोरी, यानी आप क्या अपनाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका मेंबर कितना कमजोर हो चुका है, उसकी मांग पर निर्भर करेगा। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। रेट्रोफिटिंग के लिए उपलब्ध विभिन्न पदार्थों की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है ना, रेट्रोफिटिंग करने के लिए जितने भी मटेरियल हैं उनकी अच्छी जानकारी उपलब्ध हो। पुराने एवं नए पदार्थों के बीच अच्छा मजबूत बंध होना चाहिए ताकि उनके बीच भार स्थानांतरण हो सके। बिल्कुल ठीक है, मतलब नया पदार्थ कोई जोड़े आप रेट्रोफिटिंग के लिए, अब पुराने पर कोई लोड आया तो वो नए तक पहुंच ही नहीं पड़ा रहा, पता चले आप जैकेटिंग किए हैं, ये बाहर उससे जुड़ा ही नहीं, एक दीवार इतनी पतली थी उस पर भूकंप का लोड आया वो मुड़ेगी, आई जो बाहर से जैकेट जोड़े वो उससे ठीक से नहीं जुड़ा होगा, तो पता चला ये अंदर से टूट गया, इस पर कोई लोड ही नहीं पहुंचा। तो भारों का स्थानांतरण ठीक तरीके से होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। आगे कह रहा है कि नई कंक्रीट में प्रबलन इस्पात की पकड़ लंबाई कोड के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। सही है, आरसीसी पढ़ चुके हैं। पुरानी कंक्रीट में पकड़ लंबाई कम रखी जा सकती है यदि उससे छिद्र ड्रिल करके छड़ को विशेष प्रकार के ग्राउट से स्थापित कर दिया जाए। अतिरिक्त छड़ों के लिए पुरानी कंक्रीट की छड़ों के साथ बेल्ट करके, मतलब मान लीजिए आप नया कोई छड़ पुराने छड़ में जोड़ना चाहते हैं तो ड्रिल वगैरह करके पुराने छड़ में वेल्डिंग कर दीजिए नए छड़ों का, ताकि नया स्ट्रक्चर पुराने स्ट्रक्चर से क्या हो जाए, जुड़ जाए। जैसे कोई बनी बनाई छत है उसमें ड्रिलिंग वगैरह करिए, उसके अंदर छड़ डाल करके वेल्डिंग कर दीजिए, तब भी वो मजबूती हो गई उसकी। ऐसा किया गया है, और बताऊं कहां किया गया है। आप दुनिया के सबसे लंबी बिल्डिंग का नाम लीजिए जो इंडिया में नहीं है फिलहाल, उससे लंबी बन रही है और दूसरी, फिलहाल के लिए वही है। समझ में आ रही बात। उस बिल्डिंग में कमी ढूंढने वाला एक आईआईटीएन था जिसने बाद में रेट्रोफिटिंग करवाई उसकी, मैं नाम नहीं लूंगा, चलिए आगे। बेल्ट का अभिकल्पन ऐसा होना चाहिए कि नई छड़ में पूरी सामर्थ्य क्या हो जाए, विकसित हो जाए। ठीक है, तो ये सब थे तरीके किसके, एक बनी बनाई दीवार को सुदृढ़ करने के। अब क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी करिए। तीसरे में एक ही क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 है, 7 पॉइंट है, किन्हीं 5 पर लिखना है हमको, जहां तक मालूम है 2 2 नंबर का होगा, 10 नंबर के क्वेश्चन तीसरा है पूरा। अब ऐसे 3 पार्ट में बांटता तो 5 5 5 करता, कोई 2 करना होता, तो ये ऐसे बांटा है। सुनामी क्या है, भूस्खलन क्या है, सुनामी मतलब, सुनामी इंग्लिश में भी बोलते हैं, भूस्खलन मतलब लैंड स्लाइडिंग, मृदा द्रवण मतलब सॉइल लिक्विफेक्शन, द्रव्यमान अनियमितता मतलब मास इरेगुलरिटी हुआ, जमीन का हिलना मतलब शेकिंग ऑफ लैंड, डक्टिलिटी होता है, और बॉइलिंग ऑफ सैंड होता है। ये 5-7 चीजें ऐसी होती हैं जो एक तरह से प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं भूकंप का ही रिजल्ट है। भूकंप के कारण ये सब हो सकता है, भूकंप के कारण ये सब हो सकता है, मैं समझाता हूं आपको। तन्यता, खैर तन्यता तो प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सुनामी क्या है, सुनामी आप जानते हैं समुद्र में लहर का काफी ऊंचा उठ जाना, समुद्र में लहर का सुनामी कहलाता है। सुनामी की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, कृपया सतर्क रहें। ठीक है, हाँ, सुनामी एक जापानी शब्द है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह, नामी का अर्थ है लहर। सुनामी लहरें समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी के फटने अथवा जलग्रस्त भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती हैं। कारण कुछ भी हो, ये लहरें तट के आसपास की बस्तियों को तबाह करती हैं। समुद्र में इतनी ऊंची लहर उठती है कि समुद्र के किनारे की सारी बस्तियों को ये क्या करती, तबाह करती है। इसकी लहरें उठकर तट की ओर आगे बढ़ती हैं, जिससे सुनामी कहते हैं। अब ये सबके बारे में थोड़ा सा बताना, सुनामी को बता दिए। भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग, जमीन का सरक जाना, क्यों, शियर फेल्योर के कारण। इस पर सॉइल मैकेनिक्स में लंबी चर्चा हुई, थोड़ा पढ़ लेते हैं। बड़े भूकंपों के समय पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार भारी भूस्खलन होते हैं। इन भूस्खलनों से भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। भूस्खलन से भवनों को क्षति पहुंचती है तथा सड़क व रेल यातायात ठप हो जाता है। कई बार पूरे पूरे गांव व शहर भूस्खलन के मलबे के नीचे दबकर समाप्त हो जाते हैं। भूकंप प्रेरित, यानी जब अर्थक्वेक आता है ना, आपको मैं एक चीज बताऊं, अर्थक्वेक लैटरल मूवमेंट कराता है, कई बार अपवर्ड भी। कई जगहों पर सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस झटके से 0 होता है। अभी इसको पढ़ेंगे। आप एक चीज सॉइल मैकेनिक्स अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ऊपर से लगा प्रेशर,
नीचे से लगा प्रेशर जो रिजल्टेंट आता है उसको प्रभावी प्रतिबल कहते हैं। पानी का जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है उसको पोर प्रेशर बोलते थे। तो टोटल प्रेशर माइनस पोर प्रेशर बराबर इफेक्टिव प्रेशर होता था। अब एक चीज जान लीजिएगा, ये स्ट्रेस अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ही शियर स्ट्रेंथ में योगदान देता है। आपने कूलम की थ्योरी पढ़ी थी कि शियर स्ट्रेंथ में योगदान इफेक्टिव स्ट्रेस का होता है। और सॉइल जब फेल करती है, स्लाइड करती है, तो शियर के कारण करती है। और शियर में फेल, अच्छा जो सॉइल आज तक नहीं फेल हुई वो बाद में क्यों फेल हुई, उसका रीजन था, देखिए मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता हूं, अर्थक्वेक का पेपर है तो बस ये कह रहा हूं कि सॉइल में शियर फेल्योर होने का अर्थ है उसकी शियर स्ट्रेंथ जीरो होना। और शियर स्ट्रेंथ जीरो कब होती है जानते हैं, शियर स्ट्रेंथ ताऊ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एंड टेन फाई होता है। तो फाई नहीं बदलेगा, सी कोहेशन और फाई नहीं बदलेगा। अचानक से कई बार प्रभावी प्रतिबल शून्य हो जाते हैं, और ये प्रभावी प्रतिबल का शून्य होना भूकंप के कारण पॉसिबल है। यदि सॉइल में झटके से भूकंप आया, अचानक ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो। उस समय सॉइल के अंदर शियर स्ट्रेंथ कुछ चंद सेकंड्स के लिए जीरो हो जाती है, और उसका जीरो होने से सॉइल का शियर स्ट्रेंथ जीरो हुआ, खट से फेल होती है, धड़ल्ले से। इसका अर्थ समझते हैं क्या है, यही होता है जब कोई बिल्डिंग खड़े खड़े धंस जाती है। धंसने का रीजन क्या होता है, बिल्डिंग के इस तरह से पूरा, और इस फेनोमिना को कहते हैं मृदा द्रवण, यानी मिट्टी पानी की तरह बिहेव करने लगती है, लगता है नीचे कुछ है ही नहीं। यानी फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, ज्यादा बोल दिया मैंने, 2 सेकंड में नहीं, एकाध सेकंड के लिए सॉइल की शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। किसके कारण, भूकंप के कारण। भूकंप के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस शून्य हो जाने से अचानक मृदा की शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाना का मृदा द्रवण कहलाता है, क्योंकि पानी की शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में, मैं कई सब्जेक्ट में घुस गया, फ्लूइड मैकेनिक्स में मेन परिभाषा ही है, लिक्विड शियर स्ट्रेंथ रजिस्ट नहीं करता, बहुत कम रजिस्ट कर पाता। तो सिंपल बात है कि शियर स्ट्रेंथ सॉइल की अचानक से जीरो होना मृदा द्रवण या सॉइल लिक्विफेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सॉइल लिक्विफेक्शन के बारे में पूछा था, वो भी मैंने बता दिया। और लैंड स्लाइडिंग का भी रीजन यही होता है शियर स्ट्रेंथ का। तो कई बार तो नीचे से इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो, कई बार किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे होता तो लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। फिर द्रव्यमान अनियमितता क्या होता है, अच्छा ये सब लिखा गया होगा, मैं आपको समझाता चलूं। देखिए यहाँ पे मृदा द्रवण को क्या बताया गया है, यहाँ पे मृदा द्रवण की क्रिया ढीली व संतृप्त रेतीली लूज सॉइल में इसलिए बोला है क्योंकि अगर कोहेसिव सॉइल होती तो शियर स्ट्रेंथ सी के कारण भी होता, सी प्लस सिग्मा टेन पाई। तो लूज सैंड में कोहेशन होगा नहीं, तो सी तो वैसे खत्म हो गया। और टेन फाई रहेगा तो फाई भी काफी कम होता है, और सिग्मा एन तो लगभग जीरो होते। भूकंप के कारण होने वाले कंपनों के प्रभाव में रेतीली मृदा के कण चलायमान हो उठते हैं और कणों के बीच का जल अलग हो जाता है। इस स्थिति में मृदा द्रव की तरह व्यवहार करने, ये टेक्निकल बात बताया ही नहीं कि असल में क्या होता है, ये खाली थ्योरेटिकल बात बता दिया। असल में जो मैं बताऊं वो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है झटके में, इसलिए इस क्रिया को मृदा द्रवण कहते हैं। मृदा द्रवण के फलस्वरूप मृदा की कर्तन सामर्थ्य व भार, लगभग अच्छी बात बोला एक लाइन, कि कर्तन सामर्थ्य व भार धारण क्षमता समाप्त हो जाती है। थी तो कैसे समाप्त हुई, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने के कारण। इफेक्टिव स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। देखिए एक बात अच्छी बोला है एक लाइन, और इस मृदा पर आधारित संरचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। मृदा द्रवण की स्थितियां नदियों, झीलों, खाड़ियों आदि के आसपास होती है, जानबूझ के। क्यों, मैंने बताया था कि नदी के पानी का प्रेशर अपलिफ्ट फोर्स लगाता है, ज्यादा हो जाएगा। मृदा द्रवण की क्रिया 20 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं होती है। ज्यादा गहराई पर जाएंगे तो मृदा द्रवण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भार लगा रहता है ऊपर से, तो नहीं हो पाएगा। ऊपर से कितना ही प्रेशर लगा लेगा कोई, 20 मीटर नीचे चले गए सॉइल के, तो ऊपर के 20 मीटर मिट्टी का भार नीचे काम करता है, उसको आप जीरो नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बातें इन्होंने समझाया मृदा द्रवण के बारे में। अगली चीज जो समझना है वो क्या है, अगला जो पॉइंट बोला था जमीन का, ये द्रव्यमान अनियमितता। कभी भी जान लीजिए कि बिल्डिंग में जो मास होना चाहिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होना चाहिए। मतलब ऊपर मास रहे, मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसकी छत है, छत पे यहाँ दीवार है, दीवार के ठीक नीचे दीवार नहीं है, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, ये इम्बैलेंसमेंट नहीं होना चाहिए। वॉल के नीचे वॉल होती है तो बोलते हैं मास उसका रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनियमितता का मतलब इरेगुलर है, कहीं कहीं इधर कहीं इधर, तो वैसी बिल्डिंग बहुत जल्दी फेल होती है। ठीक है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो लोड पाथ है ना वो क्लियर होना चाहिए। द्रव्यमान अनियमितता के बारे में, भवन पर भारण व्यवस्था सममित यानी सिमेट्रिकल होनी चाहिए।
भवन में भार के वितरण की दृढ़ता में एकरूपता बनी रहे। भवन के भाग में भारी जल भंडारण टंकी स्थापित करने से वह क्षेत्र अति भारी। कई बार छत पर जो बड़ी टंकियां बनवाते हैं ना, प्रावधान असल में ये होना चाहिए कि जो टंकियां पानी की बनती हैं वो अलग बने बिल्डिंग से, लेकिन चूंकि जगह की कमी होती तो लोग अपने छत पे बनवा लेते हैं। छत पे बनी हुई पानी की टंकी भूकंप के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, ये जान लीजिए। जो बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है ना, उनमें भी पानी की टंकी जो छत पे बनती है वो भूकंप के लिए बहुत खतरनाक है, पलटेगी, पक्का भूकंप आएगा। तो भवन, अच्छा कभी भी किसी सरकारी बिल्डिंग में देखिएगा पानी की टंकी अलग से बनी रहती है, क्योंकि प्रावधान नहीं। सरकारी बिल्डिंग देखिएगा कहीं पर आवास वगैरह बनते हैं तो चाहे तो उसी आवास की छत पे टंकी ना बनवा दे, अलग से ओवरहेड टैंक बनता है, रीजन है उसका, समझ जाइए। उसी के छत पे ना बनवा दे अलग से, क्यों भाई इतना खर्चा करो चढ़ाओ, क्योंकि वो एक नॉन स्ट्रक्चरल फेलियर की तरह बिहेव करेगा, अलग से ध्वस्त होगा और उस पर वो बिल्डिंग की क्षमता को प्रभावित कर देगा। ठीक है, अधिक यहाँ पे देखिएगा, भवन के सामने की भाग की ऊंचाई में अत्यधिक होने से भवन के भारण व्यवस्था दृढ़ता ऊपर नीचे मंजिल के प्रभावी द्रव्यमान से 200% से अधिक बढ़ जाती है। इससे द्रव्यमान विषमता कहते हैं। अल्प द्रव्यमान से पार्श्व जड़ता बल बढ़ते हैं, ये सब आप छोड़ दीजिए, टेक्निकल बात हो गई। और ऊर्ध्व भार वहन करने वाले वाहनों की तन्यता घट जाती है तो संरचना की क्षति की संभावना बढ़ जाती है। जो मैं बताऊं वो लिखिएगा, वो ज्यादा सही है आपके लिए। ठीक है, आगे बोल रहा है जमीन का हिलना। जमीन का हिलना का भैया, ये जमीन का हिलना क्या होता है? शेकिंग। जब भूगर्भीय चट्टानें आपस में भिड़ती हैं और टूटती हैं तो बड़ी मात्रा में विकृति ऊर्जा यानी स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है, जो भूकंपीय तरंगों के रूप में उद्गम केंद्र फोकस से निकलकर विभिन्न आयामों तक फैल जाती है और समय काल धारण कर लेती है तेज गति 14 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से भूगर्भ में चारों ओर फैल जाती हैं और कुछ भूपृष्ठ तक पहुंच जाती हैं। जब ये तरंगे भूतल पर आती हैं तो भूमि पर आधारित सभी संरचनाओं और वस्तुओं में कंपन होने लगता है। सामान्यतः यह कंपन कुछ सेकंड से 1-2 मिनट तक ही रहता है। भूकंप से धरती 3 लंबकोणीय एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में और 3 चक्रीय यानी सेकिंग है हिलोरे खाने लगती है। इस दिशाओं में घड़ी के पेंडुलम की भांति आगे पीछे डोलती है। भूकंप को ही तो हम लोग सेकिंग कहते हैं। भूकंप से ही तो सेक करता है, जमीन हिलती है। तो भूकंप से क्या होता है, जहां पे फोकस होता है वहां से एनर्जी रिलीज होकर बढ़ती है, कुछ डिग्री तक आगे बढ़ती है और जहां पहुंचेगी वहां पर डिस्टर्बेंस शुरू कर देगी, घड़ी की पेंडुलम की तरह सेकिंग होने लगता है। भूकंप का अनुभव कई लोग अब तक कर चुके होंगे। इसमें तन्यता, किसी भी बिल्डिंग के अंदर डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि भूकंप के समय वो ज्यादा सुरक्षित हो जाए। तनन बलों को कारण जब कोई पदार्थ जैसे इस्पात टूटने से पूर्व स्थायी खिंचाव ले सके, इस गुण को तन्यता कहते हैं। वह पदार्थ तन्य कहलाता है, डक्टाइल कहलाता है। भूकंपरोधी भवन पर्याप्त तन्य होने चाहिए ताकि भूकंपीय बलों के कारण डोलने पर वे कुछ क्षति तो वहन कर लें परंतु अकस्मात ध्वस्त न हो। मतलब कई बार भूकंप के कारण झटके से ना गिरे, थोड़ा हिले डुले, संकेत दे कि हाँ भैया गिरने जा रहे हैं, आदमी हट जाए, ये सब चीजें होनी चाहिए। संरचनाओं के निर्माण में चिनाई, कंक्रीट व इस्पात अधिक प्रयोग होते हैं। चिनाई संपीड़न में तो बहुत अधिक सामर्थ्य रखती है परंतु तनन व कर्तन में कमजोर है। कंक्रीट चिनाई से काफी अधिक सामर्थ्य रखती है परंतु तनन में इनका व्यवहार भी निम्न स्तर का होता है। तो चिनाई और कंक्रीट दोनों सामान्य तौर पर भंगुर पदार्थ हैं और तनन भारों पर इनकी विफलता अकस्मात होती है। मतलब चिनाई या कंक्रीट, मैसोनरी और ये, तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? स्टील, जो निर्माण में कंक्रीट पिंड के भीतर लंबी छड़ों के रूप में दबाया जाता है। तनन और संपीड़न दोनों स्थितियों में बहुत अधिक सामर्थ्य रखता है। तो बहुतले भवनों, ये पढ़ लीजिएगा कि डक्टिलिटी के लिए सबसे अच्छा होता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भूकंप के विरुद्ध मुख्य समन नीतियां बताएं कि कैसे भूकंप को आप ठीक करेंगे। विगत भूकंपों मतलब पिछले आए हुए भूकंपों में पाया गया कि गरीब जनता के मकान जो सामान्यतः अनगढ़ पत्थर चिनाई मतलब ठीक से नहीं बने हुए थे, मतलब रबल मैसोनरी के बने हुए थे, अप्रबलित ईंट चिनाई, ऐसे ईंट के बने, कच्ची ईंट के बने होते हैं, भूकंप के कारण उनमें क्षति का परिमाण अधिक होता है। कुछ भूकंप रोधी उपाय अपनाकर इन्हें मतलब समन का मतलब होता है खत्म करना। समन मतलब होता है भूकंप को जो प्रभाव है उसको कम करना या खत्म करना। ठीक है, तो भूकंप रोधी उपायों के प्रति चेतना जागृत कर उन्हें ऐसे उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। क्या है? पहला तो अनुभवों से पाया गया कि यदि रीति संहिता यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस, देखिए बिल्डिंग कोड अलग से बनता है। बिल्डिंग कोड बताता है कि किस बिल्डिंग में क्या व्यवस्थाएं करिए ताकि वो भूकंप रोधी रहे, के प्रावधानों का पालन किया जाए तो भवन भूकंप में सुरक्षित रहते हैं। एक बात और भी बातें हैं, केवल इतना ही थोड़ी काम हो जाएगा, और भी बातें हैं। क्या बातें हैं? चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे उच्च भूकंपनीयता वाले क्षेत्रों में जहां पर भूकंपनीयता ज्यादा है, अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, भवनों का अभिविन्यास यानी लेआउट यथासंभव सरल और सहज होना चाहिए।
भवन के भार व दृढ़ता के वितरण में अचानक परिवर्तन न हो, मतलब वही सिमेट्रिसिटी बनी रहे। भवन के निर्माण में हल्के पदार्थों जैसे लकड़ी, बांस, जैसे जापान में भूकंप ज्यादा आते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में लकड़ी के घर ज्यादा बनते हैं, पीवीसी आदि का प्रयोग को वरीयता दी जानी चाहिए। भवनों की छतों पर जल संग्रह टैंक भारी कार्य नहीं किए जाने चाहिए, समझाया था ना भाई। भवनों के फ्रेम में पर्याप्त तन्यता डक्टिलिटी होनी चाहिए ताकि भूकंप की ऊर्जा प्लास्टिक विकृति के कारण समाप्त हो जाए और भवन सुरक्षित रहे। चलो डक्टिलिटी रहेगी तो मुड़ उड़ के बच जाएगा, गिरेगा नहीं, डक्टाइल हो। भवन के जोड़ों व संधि स्थलों पर दीवार से दीवार, छत से बीम आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकांश क्षति जोड़ों की विफलता के कारण ही होती है। पूर्व निर्मित व लकड़ी के अवयवों वाले भवनों में जोड़ सबसे पहले विफल होते हैं, ज्वाइंट को मजबूत कर देंगे। देखिए बिल्डिंग गिरने से पहले जोड़ टूटते हैं। अगर दीवारें आपस में, एक बक्सा अगर मजबूत बना हो, सपोज मजबूत बक्सा है, उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं गिरेगा। लेकिन बक्से की चारों दीवारों को आपस में टांका मार मार के फंसा के खड़ा करिए, बिल्डिंग आने पर वो जोड़ टूट जाएंगे। यदि जोड़ ना टूटे तो बिल्डिंग नहीं गिरती है, ये जान लीजिए। तो जोड़ों पर विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है, इन सख्त मृदा पर सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है। ये मिट्टी के बारे में, ढीले व संतृप्त रेत में भूकंप के कंपनों का कारण मृदुकरण यानी लिक्विफेक्शन हो जाता है, जिससे भवन एक और झुक जाने अथवा धंसन कारण ध्वस्त हो जाता है। ऐसी मृदा से बचना चाहिए। मतलब जितना भी तरीका बताया गया है भूकंप से बचने का, वो सब इसमें बताया गया है। तो भवन के बोला गया था कि भूकंप के जो समन मतलब भूकंप के प्रभाव को खत्म करना या कम करने के उपाय थे, तो यहाँ पे 10, 11, 12 पॉइंट दिए गए हैं। उन सबको आप एक बार पढ़ जाएंगे रीडिंग लगा के, खत्म। बोला है चक्रवात के विशिष्ट प्रभाव, साइक्लोन जब आता है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। जब चक्रवाती, यहां पे लिखा गया है, जब चक्रवाती प्रचंड हवाओं की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक बढ़ जाती है तो इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात गहरे खुले समुद्र से बनकर निकलता है और तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है, जिसका पूर्वभान संभव है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका पहले से अंदाजा नहीं होता, जैसे भूकंप का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन चक्रवात का अंदाजा वैज्ञानिक लगा लेते हैं, ठीक है। अतः तटवर्ती क्षेत्रों की तुरंत पहचान की जाए जहां चक्रवात पहुंचने की संभावना है। जानते हैं कई जगहों पर अलग अलग आपदा आने वाली रहती है ना, तो कई बार उसका पूर्वानुमान हो जाता है, कई बार पूर्वानुमान नहीं हो पाता है। तो आपदा प्रबंधन के भी 3 स्टेज होते हैं, आपदा से पहले की व्यवस्था, आपदा के दौरान व्यवस्था और आपदा के बाद की व्यवस्था। 3 तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, समझ में आ रही बात ना। तो एक चीज देखिएगा यहाँ पे, देखिए जब हाँ, रेडियो, टेलीविजन, तार, टेलीफोन, लाउड स्पीकर इत्यादि साधनों से चक्रवात आने की अधिकृत सूचना प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों, गांव, आबादी में तुरंत भेजें। ये सब उपाय हैं कि आपसे पूछा चक्रवात के विशिष्ट प्रभाव लिखिए, तो प्रभाव क्या है उसका, विशिष्ट प्रभाव मतलब आएगा तो आप ये सब चीजें करिए। लोगों को चक्रवात बसेरों जैसे स्कूल, समुदाय भवन, धर्मशाला, पूजा घर, ऊंचे स्थल, टीलों, भवनों की ऊपरी मंजिल पर जाने को कहें, और जब तक स्थानीय प्रशासन की ओर चक्रवात के नष्ट होने की घोषणा न हो। हालांकि ये प्रभाव बोला है, ये तो उपाय बता रहे हैं। प्रभाव क्या होगा, नुकसान करेगा, लेकिन ये उपाय है, पढ़ लीजिए, क्या पता उपाय भी पूछ दे, लेकिन प्रभाव पूछा, और प्रभाव मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है। ये उजाड़ देता है बस्तियों को चक्रवात, आप भी जानते हैं। तो आप उन पॉइंट को ज्यादा मेंशन करिएगा बजाय इनकी इस बकवास के, ठीक है। लोग अपने पास के पानी की बोतलें, अल्प खाद्य सामग्री, ये तो उससे निपटने का उपाय बता रहा है। दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट आंसर, बट पढ़ लीजिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है कि चक्रवात के आने के जो आने पर जो उपाय किए जाते हैं वो बताइए, ठीक है। साधन, रेडियो आदि की व्यवस्था कर लें। अफवाह फैलाने व मिथ्या सूचना देने वालों से रोकें, ये तो बहुत जरूरी है। और न्यूज चैनल उस समय ना देखें, बस काम का न्यूज सुने, दूरदर्शन सुने, ठीक है ना, तो ज्यादा सही। नहीं तो वो सब न्यूज वाले बताते रहते हैं कि जब भूकंप आया गोरखपुर में तो आया लगभग 7.4 की इंटेंसिटी का, तो उन्होंने बताया कि अभी 13 का आने वाला है। 2000 की नोट में चिप बता रहे थे सब। ये हमारी सूचना मंत्रालय, इन पर केस किया जाना चाहिए, ठीक है। उनकी बात ना सुने, दूरदर्शन सुने, ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। असामाजिक लोगों पर निगरानी रखें, ये भी होता है। आइए, असामाजिक लोग कौन होते हैं, बहुत लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, जिनको उस समय मौका मिलता है लोग घर छोड़ के बाहर, इन सब चीजों पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है ये आप समझ लीजिएगा। आपदा प्रबंधन कितने भागों में किया जाता है, प्रत्येक को विस्तार में समझाइए। आपदा प्रबंधन में देखिए, पश्च मतलब आफ्टर है, आफ्टर, काल मतलब ड्यूरिंग, और ये होता है पूर्व मतलब प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग।
तो पोस्ट मतलब बाद वाला, ये ड्यूरिंग और ये पहले। कोई भी दिक्कत ऐसी आ रही है, डिजास्टर आ रहा है, डिजास्टर मतलब होता है आपदा, डिजास्टर। तो डिजास्टर में प्री मतलब पहले की तैयारी, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान क्या करेंगे, पोस्ट मतलब बाद में। तो ये क्रम उल्टे हैं, आप ठीक कर लीजिएगा इनको। पहले इनको इन्होंने डिफाइन भी पहले बाद वाले को कर दिया है, तो इन्होंने पहले इसको ऐसे समझाया, यहां पर देखिएगा, तो इन्होंने पहले पश्च वाले को समझाया। हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे, हम लोग पहले देखिए पश्च वाला, फिर आपदा काल, फिर पूर्व। तो हम पहले पूर्व वाले को पढ़ेंगे। पूर्व में क्या है, सबसे पहले क्या व्यवस्था करेंगे उसके लिए, तो पहले इसको पढ़ते हैं। इस चरण की मुख्य क्रियाएं क्या है, आपदा हस्तांतरण मतलब डिजास्टर को हैंडओवर पॉलिसी व मार्गदर्शन को विकसित करना कि भाई ठीक है अब चक्रवात आने वाला है, क्या व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश में इतनी बार आने का वो था, अभी कुछ दिन पहले एक चक्रवात आया था, उन्होंने व्यवस्था की उसकी। जोखिमों का आकलन, क्या क्या नुकसान हो सकता है उसका आंकड़ा करिए। आपदा प्रबंधन योजनाओं को विकसित करना, तुरंत ट्रेंड करिए और लोगों को तैयार करिए जो उससे निपटेंगे। आपदा हस्तांतरण के लिए क्षमता व निपुणता का निर्माण करना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था करना और जानकारी और विस्तरण करना, जानकारी पहुंचाना लोगों तक कि यहाँ दिक्कत आने वाली है और उनको खतरे से बचाने के लिए बताना। ठीक है, तो ये पहले की व्यवस्था हुई। अब ड्यूरिंग क्या होगा, आपदा काल के दौरान, डिजास्टर के इस चरण के मुख्य, आपदा प्रकट होते ही हताहतों व आहतों की खोज करना, उन्हें राहत पहुंचाना, ध्वस्त हुए भवनों में दबे व बाढ़ में घिरे लोगों तक शीघ्र पहुंचना होता है। पीड़ित लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, क्षेत्र के मूलभूत ढांचा, सड़कें, पुल, रेल पटरी, सार्वजनिक भवन, हवाई अड्डे, संचार लाइनों पर, स्टेशनों पर युद्ध स्तर पर मरम्मत करना ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पर निकाला जा सके तेजी से। आपदा यदि भयानक हो तो अतिरिक्त राहत संसाधनों के लिए अन्य स्रोतों से सहायता मांगना, अतिरिक्त सहायता फंड के लिए सरकार तथा निजी क्षेत्रों से संपर्क करना। ये चीजें आपको उस दौरान करनी है। उसके बाद क्या करना है, चलिए आपदा आई, आपने व्यवस्था किया, उसके पहले उस दौरान भी आप सक्रिय रहे, उसके बाद क्या करेंगे। पश्च मतलब पोस्ट, आफ्टर। क्षति का विस्तृत आकलन किया जाए, कितना नुकसान हुआ। पुनर्वासन, लोगों को फिर से अपने जगह पे भेजना, उनका पुनर्वास करवाना। पुनः निर्माण कार्यों को शुरू करने से पहले यह आकलन आवश्यक है। आवास, उद्योग, मूलभूत ढांचा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े विभाग व कार्यालय अपने स्तर पर यह कार्य करें। पीड़ित लोगों के टूटे घर मरम्मत कराने तथा उन्हें नई जगहों पर ले जाकर बसाने, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उचित साधन अपनाए जाए। गैर सरकारी स्रोतों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जो सशर्त सहायता व बंधनी फंड प्राप्त होते हैं उनका ध्यान पूर्वक व्यय लेखा जोखा रखा जाए ताकि किसी करार का उल्लंघन न हो। समझ गए बात को ना, इन चीजों को करना होता है इस दौरान। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसका, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं, प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। मैं आपको ऊपर ही संक्षिप्त में समझा चुका हूं भूकंप के प्रभाव। क्या, सुनामी भूकंप का प्रभाव है, ग्राउंड का शेकिंग, देखिए पहला प्रभाव जमीन का हिलना, तो आप इसको समझाएं कि भूकंप में ऊर्जा निकलती है तो जमीन पर पहुंच करके वो कंपन, वो जो पीछे बोले हैं वही भूकंप का पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव जमीन का फटना और धंसना, ग्राउंड फेल्योर, क्यों होगा, भूकंप आने से इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगा और सॉइल के शियर स्ट्रेंथ जुड़ने जीरो हो जाने की वजह से अचानक बिल्डिंग वगैरह क्या होगी, धंस जाएगी। उसके बाद आपसे क्या बोला है, अगला चीज क्या बोला है, अगली चीज क्या बोला है, यहां पर इस चीज को समझिए। अगली चीज क्या बोला है, सुनामी अथवा समुद्र की लहर, यह भी भूकंप का ही है। सुनामी क्यों आती है, भूकंप की वजह से। यह जापानी शब्द फिर से वही बात रिपीट किया है। भूकंप आने की यह लहरें समुद्र की तली में भूकंप आने से या ज्वालामुखी अथवा तली के धंसने के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि भूकंप तीव्रता 6 से ज्यादा होती है तो सुनामी लहरें अपना भयंकर रूप दिखाती हैं। सुनामी लहरों ने कई बार कहर बरसाया है। 497 बीसी बिफोर क्राइस्ट में आया कहर भी रिकॉर्ड में है। 200 वर्षों में आए सुनामी लहरों के कारण होने वाली बर्बादी परिशिष्ट दिखाया गया। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए होंगे कि क्या दिक्कतें हैं और इसका सुनामी, तो वो जो मैंने बोला उसी समय मैं बोल दिया था कि ये सब प्रभाव हैं, ये इनकी जरूरत नहीं है आपको कि कितनी एनर्जी और क्या निकल रहा है, ये सब छोड़ दीजिएगा। ये सब प्रभाव बताए गए हैं, वो जितना 7-8 थे ना तन्यता को छोड़ करके सब भूकंप के प्रभाव थे, चाहे सुनामी हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, जमीन का हिलना हो, या फिर जो भी चीजें वहां पर 5-7 चीजें लिखी हुई थी वो सब भूकंप का ही प्रभाव था। ठीक है ना। अब आगे पूछा गया है क्वेश्चन कि भूकंप के कारण भवन हानि को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, भूकंप के कारण भवन हानि होती है ये ठीक है, लेकिन
ज्यादा होगी कि कम, ये कैसे? तो वो डिपेंड करता है कि भवन की आकृति कैसी है। कारक वही होते हैं ज्यादा कम को बताने वाले, जो कारक या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। भवन की आकृति, भवन की आकृति में निरंतरता यानी सिमेट्रिसिटी हो, कंटिन्यूटी हो, विशेष महत्व है। एक संदूक के आकार, बॉक्स एक्शन, मैंने बोला ना बॉक्स एक्शन, संदूक मतलब बॉक्स के आकार का बिल्डिंग, संदूक के आकार का भवन जिसका प्लान और एलिवेशन दोनों चौकोर हैं, एल आकार और यू आकार तथा बाहर आगे निकले हुए हिस्सों वाले भवन की तुलना में अधिक मजबूत सिद्ध हुए। कौन मजबूत सिद्ध हुआ? संदूक वाला। किसकी तुलना में? एल यू और बाहर निकले हुए भवन की तुलना में ज्यादा मजबूत सिद्ध हुए भूकंप में। ये बात का ध्यान रखिएगा। बॉक्स एक्शन, बेडौल आकार के भवनों में भूकंप के समय मरोड़ होता है जिससे क्षति बहुत ज्यादा होती है। तो ये था भवन की आकृति के कारण भूकंप का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, दीवारों में खुले हिस्सों का आकार, मान लीजिए कोई दीवार ऐसे जा रही है तो कहीं पर ओपन है वो, तो उसका आकार कैसा है? सामान्यतः दीवारों में खुले हिस्सों के कारण भवन की सामर्थ्य कम हो जाती है। जितने कम खुले, मतलब कोई दीवार है उसमें ओपनिंग की जाती है ना, दीवार जितनी भूकंप के समय जो बंद हो ना वो ज्यादा अच्छा है। अगर ओपनिंग है तो वो कैसी है ओपनिंग, ज्यादा बड़ा ओपनिंग रहेगा उतना ही बड़ा फेलियर कराएगा। भूकंप के समय उतनी ही कम क्षति होगी। यदि बड़े आकार के खुले भाग आवश्यक हैं तो संरचनात्मक जोड़ पर अवयव प्रावधान किया जाना चाहिए, अवश्य प्रावधान किया जाना चाहिए। मतलब ओपनिंग अगर देनी ही है तो उनको चारों तरफ से फ्रेम्ड करके मजबूत ओपनिंग दीजिए। ये देखिए, खिड़कियां खोलना वैसे तो अच्छा है लेकिन भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे है और भी चीजें। दृढ़ता का वितरण, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना जबरदस्त फेल्योर होगा। भवन की दृढ़ता का वितरण ऊर्ध्वाधर दीवार में एक समान। उपरोक्त का तात्पर्य है कि ऊपरी मंजिल में दीवार है किंतु नीचे की मंजिल में दीवार नहीं दी गई है, इससे भूकंप के समय भयंकर क्षति होती है। मैंने बताया ये चीज, आपको पहले भी बोल चुका हूं। बिना किसी व्यवधान के और निर्माण सामग्री के बदलाव के स्तंभ और अपरूपण दीवारें नींव से लेकर छत तक निरंतर होनी चाहिए। तन्यता, तन्यता का अर्थ है कि भवन बिना ढहे अधिक मात्रा में झुकने, झूलने और विकृत होने की क्षमता। इसके विपरीत जब भवन सामग्री से विकृत होने पर टूट जाए तो भंगुरता कहते हैं। ऐसी सामग्री ईंट, कंक्रीट इत्यादि ये सब डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है, खराब है भूकंप के लिए, लेकिन तन्यता अच्छी होने वाली जो चीजें होती हैं वो अच्छी होती हैं। नींव, कभी कभी अच्छे प्रकार के विकल्प, ये सभी भवन की क्षति को प्रभावित करने वाले कारक है। नींव के दोष युक्त होने के कारण ढह जाता है। मृदा के द्रवीकरण, लिक्विफेक्शन के कारण भवन झुक जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं और भूतल से ऊपर की संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये सब समझ लीजिएगा, ये आसान है। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, क्या? पृथ्वी की संरचना को चित्र द्वारा दर्शाइए, प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए। क्या संरचना है? क्रस्ट, मेंटल कोर, और कोर में आउटर कोर और इनर कोर, सबके बारे में बोला गया है। पढ़ लीजिए, डायग्राम यहां पर बनाया गया है। ये मैंने नहीं तो कितनी बार बता चुका हूं इसको। ये हिस्सा है किसका? ये हिस्सा है इसका, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सबकी मोटाई वगैरह उसमें लिखा गया है। देखिए ये पृथ्वी की संरचना है, ये सबसे ऊपर ये क्रस्ट मतलब पपड़ी है, कितनी होती है? 25 से 70 किलोमीटर की पपड़ी लगभग होती है। ये फिर ऊपरी मेंटल है, उसके बाद निचला मेंटल है। फिर आप यहाँ पर देखिए, ये निचला मेंटल तक यहाँ चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कोर का, ये कोर यहाँ से शुरू हो गया, तो ये आउटर कोर है ये वाला, और ये अंदर का इनर कोर है। 1290 किलोमीटर इसका डायमीटर है और 2200 किलोमीटर का डायमीटर इसका है। ये 2200 है और उसमें से 1290 का हिस्सा इनर कोर का है। तो ये पूरा समझिए लगभग 12,760 किलोमीटर, 756 होता है, 12,760 किलोमीटर का पूरा दिखाया गया है। 25 से 40 किलोमीटर कोर को लिखा है लेकिन होता 25 से 70 किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी की संरचना को समझाना था। एक बार रीडिंग लगा लेंगे, वैसे बहुत लोग जानते भी हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं इसको। तो ये पूरा पेपर था, 2 पेपर सॉल्व करवा चुका हूं अब तक, और इन दोनों से ही आप पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन नोट्स का रिवीजन, नोट्स बड़े कम पेज में बड़ी सटीक है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा उसको। जो लोग कोर्स लिए हैं कम से कम आप, बहुत कम पेज में बड़ी सटीक नोट्स है। पेपर कैसा हो रहा है आपको भी पता होगा। तो बहुत टेक्निकली बनाया गया चीजों को, आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप पेपर नहीं देंगे। तो देख के आइए, बताइए कैसा पेपर है, हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।